नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और हर हफ्ते की बड़ी खबर के साथ यानी देश को जवाब दो पे मैं हाजिर होता हूं और जवाब मांगता हूं। लेकिन आज जवाब नहीं मांगना चाहता, आज सिर्फ तालियां बजाना चाहता हूं, नाज करना चाहता हूं, गर्व करना चाहता हूं, आप जो भी कहें, इस देश की बेटियों पर जो टोक्यो ओलंपिक्स में पूरे दमखम के साथ लड़ रही हैं, जिन्होंने देश के लिए उम्मीद जिंदा रखी हुई है। वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने देश को सिल्वर मेडल दिलाया। अगर हम बात करें लवलीना की, तो कम से कम ब्रॉन्ज मेडल पक्का है, ये हम कह सकते हैं। आज पीवी सिंधु सेमीफाइनल में बेशक हार गई, लेकिन पदक की उम्मीद अभी भी जिंदा है। कल पीवी सिंधु ब्रॉन्ज मेडल के लिए मुकाबले में उतरेंगी। देश की एक और बेटी है कमलप्रीत कौर, जिसने आज डिस्कस थ्रो में इतिहास रच दिया। वो मुकाबले के फाइनल में पहुंच चुकी हैं, वो भी पूरी शान से। आज खेल की दुनिया के कई सितारे मेरे साथ होंगे और मैं चाहता हूं हमारे साथ मिलकर आज आप भी देश की बेटियों का हौसला बढ़ाएं। जो हमारे साथ आज मेहमान मौजूद हैं, मैं उनका पहले आपसे तारुफ भी कराना चाहूंगा। मलय नीरव साहब हमारे साथ, वरिष्ठ खेल पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच जो हमारे साथ आज आप मौजूद हैं। जय भगवान जी रहेंगे, पूर्व मुक्केबाज हैं, हमारे साथ शरीक हो रहे हैं। राजपाल सिंह, पूर्व हॉकी खिलाड़ी, हमारे कप्तान, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजपाल भाई। और कृष्ण पूनिया, पूर्व ओलंपियन है डिस्कस, जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मलय साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारी जानकारियाँ आपके पास है, लेकिन मैं मैच देख रहे थे जो स्क्रीन पर है इस वक्त, सारे लोगों की नज़र वहीं पर थी क्योंकि बहुत सारी आशाएं थी। लेकिन हाँ ठीक है, मैं इतना कह सकता हूं कि वो हार गई हो मुकाबला, लेकिन मेरे लिए वो गोल्डन गर्ल ही है। उन्होंने जो उम्मीद जगाई है वो बहुत बड़ी है। आपका पहला रिमार्क, ओपनिंग रिमार्क मैं जानना चाहता हूं, जहां तक खेल में बेटियों का सवाल है और या स्पोर्ट्स में जिस तरह से उन्होंने दमखम दिखाया है उस पर सवाल है। मलय नीरव जी, ओपनिंग रिमार्क आपका। खेलों के महाकुंभ में जब भारत की बेटियां जाकर अपने झंडे गाड़ती हैं और सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद झेलते हुए सारी कमियों को, परेशानियों को, जिसकी चर्चा बार बार हमारे प्रधानमंत्री ने भी अपने मन की बात में की है, उसके बाद वहां जाकर जब अपने झंडे के लिए जान लगाती हैं, जी जान से फाइट करती हैं और डार्क हॉर्सेस के रूप में उभर कर सामने आती हैं। कमलप्रीत कौर ने पहली बार ओलंपिक एरिना देखा है। इस खेल महाकुंभ में अच्छों की आंखें चौंधिया जाती हैं। वहां पहुंचकर उसने अपना दिखाया है दमखम। अगर कोई क्वार्टर फाइनल में पहुंचता है तो भी बहुत बड़ी बात है। दुनिया के 8 श्रेष्ठतम में आप हैं और उनमें देखिए आप लगातार नाम लेते जाइए, इन बेटियों का नाम आता जाएगा। जी, चानू है, चाहे कमलप्रीत हो, भारत को गर्व होना चाहिए। जी, कमलप्रीत हो, लवलीना हो, और तमाम सारी कहानियां भी हैं। आज दरअसल प्रोग्राम में जिस टेस्ट का या जिस तेवर का करता हूं उसमें सब कुछ शरीक होता है, लेकिन आज प्रोग्राम जो देश मांगो जवाब जो प्रोग्राम है मेरा, उस पर, लेकिन आज जो मेरा मकसद था जब मैं प्रोग्राम डिसाइड कर रहा था अपने प्रोड्यूसर आशीष जी के साथ, तो उनका कहना था कि पीछे जो मकसद होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि प्रोग्राम को देखे और इन लोगों के सामने जो तस्वीरें हैं उनको देखे और 10, 5, 15, 20, 25 लोग जो हैं वो जुड़े और वो इस उम्मीद, एक ख्वाब के साथ आगे बढ़े कि नहीं, हम आने वाले समय में मेरा वक्त है, हम कुछ कर सकते हैं। और ये शायद यही सबसे बड़ी चीज है मलय नीरव जी, जो इन लोगों ने आशा, उम्मीद जगाई है। स्टोरीज, क्या क्या फैंटास्टिक स्टोरीज आई हैं इनके पास से। मलय नीरव जी। बिल्कुल, देखिए मैंने कहा ना कि ये आशाओं और अभिलाषाओं का ऐसा झिलमिलवात देखने को मिला है टोक्यो से इस बार। हर दिन कोई ना कोई नई उम्मीद, और ये उम्मीद ना उम्मीद होने के लिए नहीं, ये उम्मीद ये बताने के लिए कि तुम करोगे कल, चलो मैं आज करती हूँ, हर मुसीबत को नजरअंदाज करती हूँ। क्या बात है, ये वो जज्बा है इन खिलाड़ियों का। हम यहाँ बैठे बैठे कह सकते हैं प्रतीक भाई, हम कह सकते हैं कि अरे वो जाकर वहां नहीं चूक गई, यहाँ चूक गई, निशाना चूक गई, देखिए वहां जाके पता नहीं क्या हो जाता है। मैंने देखा है, बहुत ओलंपिक कवर किए हैं, मैंने देखा है अच्छों की हवा गुम हो जाती है। वहां जाकर आपने देखा कि सारे लोग डिस्कस थ्रो में चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। जब आप फेंकते हैं ना डिस्क को, तो ऐसी आवाज निकलती है। बिल्कुल शांत भाव से कमलप्रीत ने भेजा
फेंका और फेंका 64 मीटर फेंका और अभी उसने बचा के रखा है। मानिए, यकीन मानिए, उस अंतिम मुकाबले में जब जाएगी तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी। आप कहेंगे दीपिका कुमारी नहीं जीत पाई, नहीं जीत पाई तो क्या, उसके निशाने, क्या अभेद्य निशाना जो होता है वो देखने को मिला। हर दिन आपके साथ नहीं होती, हवा आपके साथ नहीं होती, वातावरण आपके साथ नहीं होता, किस्मत आपके साथ नहीं होती। पीवी सिंधु को देखिए, पीवी सिंधु अभी तक एक गेम आज तक नहीं हारी थी और आज अगर उनके ऑफ कलर थी तो हम ये नहीं कह सकते कि ये कुछ नहीं कर पाई। चाहे वो चानू हो, चाहे वो पूजा हो, पूजा ने जिस तरह से मुकाबला किया है, लवलीना ने जो मुकाबला किया है, आपके लिए एक पदक लाके रख दिया, आपके हाथ में थमा दिया। 2 पदक जो जिनके ऊपर हम गर्व कर सकता है पूरा भारत, ये उन्होंने किया। आने वाली पीढ़ी को आपने एक नई चेतना दी, एक नई आवाज दी, आगे बढ़ने को कहा और कहा कि अगर तो बेटियां हो, वीर हो, आगे बढ़ो। जी बिल्कुल मलय जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल यकीन करता हूं और ये बात आपने जो कही ना कि वो चूक गई निशाने से, लेकिन मैं मानता हूं निशाना बिल्कुल सटीक लगा है और जहां लगना चाहिए था। बहुत सारे लोगों ने बड़े गौर के साथ कहा है कि नहीं, हां ये करा जा सकता है। ये जो उम्मीद है ना कि जो करा जा सकता है, ये बहुत बड़ी चीज और ये निशाने पे लगी है, कम से कम ये कहा जा सकता है। राजपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व हॉकी कैप्टन हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कृष्णा पूनिया भी हमारे साथ दिखाई पड़ रही है, पूर्व ओलंपियन डिस्कस थ्रो की। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज तो बेटियों का ही दिन है, जिस तरह से हर तरफ बात हो रही है। लेकिन राजपाल जी, मैं ये कह सकता हूं कि 80 के बाद एक उम्मीद जगी है और जिस तरह से पिछड़ने के बाद गेम में आगे आते हैं, वो एक मुझे लग रहा है कि एक बहुत जबरदस्त चीज है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया से बात जरूर नहीं बन पाई, लेकिन हॉकी से उम्मीद अभी भी जगी है और लगता है कि इस बार पदक जरूर अपने पास होगा। राजपाल सिंह जी, देखिए जिस तरीके से पूल मैचेस में हमारी परफॉर्मेंस रही है, अगर हम एक मैच को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी मैचेस में हमने डोमिनेट किया है। तो मुझे लगता है जो क्वार्टर फाइनल मैच है वो भी इसी तरीके से हम खेलेंगे। बेशक इंग्लैंड के साथ मैच है, मुझे लगता है कि जिस तरीके से डिफेंस लाइन और अटैक लाइन एक कॉम्बिनेशन में खेल रही है, तो क्वार्टर फाइनल मैच भी हमारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। सर आपको स्ट्रेंथ राजपाल जी है, क्योंकि मुझे ये जानना, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि हॉकी एक टेक्निकल भी गेम भी है, हालांकि इंटरेस्ट भी है लोगों का और जीतते हारते हुए लोग देखते हैं, लेकिन वो जानना चाहते हैं इस समय, जैसे आपने कहा कि डिफेंस भी अच्छा खेल रही है, फॉरवर्ड भी, और दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जा रहा है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस हॉकी टीम में जिसने उम्मीद जगाई है, उसकी स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है? क्योंकि कई मैच ऐसे हुए जहां लग रहा था ओहो निकल रहा है मैच, निकल रहा है, लेकिन अंतिम समय में वो एकदम से सामने आ गए। तो ये जानना चाहते हैं लोग कि इसका स्ट्राइकिंग पॉइंट क्या है इस टीम का और जो बेहतरीन काम कर रहा है। राजपाल जी, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट मैच किसी भी मेजर टूर्नामेंट में वो पहला मैच रहता है, क्योंकि दोनों टीमों का ही पहला मैच था, न्यूजीलैंड का और इंडिया का। मुझे लगता है कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैच था जो हमने वो निकाला और 3 पॉइंट वहां पे हमने लिए हैं। उसके बाद मैं बोलूंगा कि जो बड़ी हार के बाद हमने जो कमबैक किया है वो हमारे लिए सबसे अच्छा एक कमबैक था, जिसका फायदा हमें क्वार्टर फाइनल में जरूर मिलेगा। जी, और वुमेन्स हॉकी टीम पे भी जरूर हम बात करेंगे आपसे, क्योंकि पहली बार कोई मैच जीते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं जिस तरह से उन्होंने तिकड़ी मारी है वो भी बहुत महत्वपूर्ण, उसकी चर्चा है, अखबारों में चर्चा है और हर कोई उस जीत की चर्चा भी कर रहा है। लेकिन मैं कृष्णा पूनिया जी मौजूद हैं, मैं उनसे तरफ मुखातिब होना चाहते हैं। जय भगवान जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जय भगवान जी, पूर्व मुक्केबाज हैं हमारे साथ, थैंक यू सो मच जो हमारे साथ आज प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं। जय भगवान जी, अभी बॉक्सिंग में, वुमेन बॉक्सिंग में जिस तरह से चर्चा भी हो रही थी, मलय जी भी चर्चा कर रहे थे, एक उम्मीद, एक आशा जग रही है और लग रहा है कि पदक तो है, लेकिन इसमें कहीं गोल्ड स्ट्राइक भी हो सकता है। जिस तरह से उत्साह के साथ उन्होंने दोनों हाथ ऊपर किए, तो लगता है लोगों को है कि वो एक उम्मीद है वहां पर। देखिए बॉक्सिंग के अंदर है जो हमें पूरी उम्मीदें हैं कि अब की बारी हम जो है मेडल का कलर बदल पाएंगे, जो कि हम देखते आ रहे हैं कि जो हमारा यूथ है, लवलीना बिल्कुल ही यंग लड़की है और उसने इतना अच्छा परफॉर्म दिया है, जो हिंदुस्तान के जितने भी दर्शक थे देखने वाले हैं सबका दिल जीत लिया है। और अगली बाउट के लिए सेमीफाइनल में जो एंट्री की है वो एक धमाकेदार एंट्री की है।
सारी उम्मीदें अमित पंघाल और मैरी कॉम और विकास कृष्ण से थी। उन उम्मीदों पे मैरी कॉम के निराश होने के बाद जो आशाएं आई हैं वो लवलीना पे आई हैं, और लवलीना ने जो पंच दिखाए हैं उनसे बहुत सारी उम्मीदें जागी हैं, और इस बार हमें लग रहा है कि पक्का 100% हम मेडल का कलर बदल पाएंगे। जी बिल्कुल। वो जो खास बातें कही जा रही हूं मैं उन पर भी आऊंगा, उनकी कहानियों पर जरूर आऊंगा। भले नीरज जी भी उस पर रोशनी डालेंगे, क्योंकि बहुत सारी जब कहानियां होती हैं कहने के लिए, यकीन मानिए जिंदगी तभी से बदलना और उससे प्रेरणा लेना शुरू करते हैं। और तमाम सारी कहानियां आजकल अखबारों में और टेलीविजन पे चर्चा है। जहां तक मुक्केबाजों का सवाल है, मैं वहां तक आऊं, लेकिन इससे पहले मैं कृष्णा पुनिया जी के पास फिर से एक बार रुख करना चाहूंगा। बड़ा एथलेटिक्स में बड़ा नाम हो रहा है कि इस बार मेडल आ ही जाएगा, जिस तरह से मलय जी ने कहा है। और उसने कहा कि उन्होंने बचा के रखा है, अपना 64 फेंका है, लेकिन वो बचा के रखा है कि वो आगे उस चीज को अंतिम जब वो 8 में है तो उसके बाद जब वो प्रयोग करें तो उसमें वो कोई पदक के आसपास पहुंच जाए। आप क्या कहती हैं कमलप्रीत के बारे में, कृष्णा जी? प्रतीक जी, सबसे पहले मैं कमलप्रीत को शुभकामनाएं देती हूँ। उनका ये अभी तक का सबसे बड़ा कंपटीशन है जिसमें वो पार्टिसिपेट करने के लिए गई हुई हैं, और 60 मीटर 64 मीटर का जैसे क्वालिफाइंग मार्क था फाइनल के लिए, तो आज मुझे लगता नहीं कि उन्हें और ज्यादा जरूरत थी, बस आज इतना ही लगाने की जरूरत थी जो उन्होंने अपना परफॉर्म किया। अब उन्हें फाइनल में अपना बेस्ट देने की जरूरत है, और निश्चित तौर पे मैं समझ सकती हूँ कि वो अपना जो पर्सनल बेस्ट उन्होंने किया है 66.59 मीटर, जो पिछले दिनों मेरा ही नेशनल रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक किया था, अगर वो इतना थ्रो करती हैं तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि एथलेटिक में ये पहला मेडल होगा। कृष्णा जी, आपका रिकॉर्ड, आप हर बड़ा खिलाड़ी ये चाहता है, जो बड़े दिल का होता है, कि उसका रिकॉर्ड टूटे, देश में पदक आए। मैं जानना चाहता हूं कि आज जिस तरह से बेटियों ने परफॉर्म किया, आज मेरे प्रोग्राम का मकसद भी यही है, पूरे प्रोग्राम को करने का, कि एक रोशनी जलाई है। कि जो मलय जी इसका कह रहे थे कि हो सकता निशाना चूक गया हो, मैं मलय जी की बात को और बड़ा कर देता हूं। मैंने यही कहा था कि निशाना चूका नहीं है, बिल्कुल सटीक लगा है। घर घर में चर्चा है बेटियों की, घर घर में लोग कहानी किससे बता रहे। अब इसको तब्दील करने का वक्त आ गया है और इसको सही निशाने पे लगाने का, यानी पदक आना आप शुरू हो। तो कृष्णा पुनिया जी, मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह से एक वुमेन होके, एक महिला होके जज्बे के साथ खड़े होना, आप तो पूर्व ओलंपियन है, उस जो हौसले को कैसे आप देख रही हैं आने वाले समय में, आने वाले वक्त में, किस तरह से एथलीट्स उसको ले रहे हैं और कैसे लोग आगे आएंगे? जी प्रतीक जी, मैं थोड़ा पीछे लेके जाऊंगी आपको। जी, आप 2016 का रियो ओलंपिक देखिए, जिसमें साक्षी मलिक ने और पीवी संधू ने ही, 2 बेटियों ने ही हमारे देश की लाज बचाई थी। जी जी। और आज मीराबाई चानू ने शुरुआत की, तो ये बेटियों से शुरुआत हुई है। निस्संदेह ये खास करके एक महिला होने के नाते मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। एक पर्सन चिन्ह लग जाता था कहीं पे भी, कहीं कुछ देने की बात आती है तो महिला वर्सेस पुरुष की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं हमें सेक्रिफाई करना पड़ता है महिलाओं को। तो ऐसे में जब बेटियों ने हमारे जब ये परफॉर्म किया है, और मैं एमसी मैरी कॉम या पीवी संधू की परफॉर्मेंस जो रही है मैं कभी कम नहीं आंकती हूँ। ये अगर मैरी कॉम की बात की जाए, आज 3 बच्चों की माँ होकर वो पार्टिसिपेट कर रही है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है उन महिलाओं के लिए भी जो वो सोचती हैं कि माँ बनने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा, जिस तरीके से पीवी संधू और साथ में मैं अगर कमलप्रीत की बात करूं, तो यंगेस्ट गर्ल्स जो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं ओलंपिक में, मैं शाबाश अपनी खिलाड़ी साथियों को देना चाहूंगी जो इस तरीके से अपने आप को परफॉर्म कर रही हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको दबाव लेने की जरूरत नहीं है किसी को कि हेलो जी जी, मैं सुन रहा, मैं बड़े गौर से देश सुन रहा है आपको, बड़े गौर से। मैं बीच में रोज क्या होता है, टोका टाकी होती है, रोज हो हल्ला होता है डिबेट में, लेकिन आज बड़े गौर से मैं सुन रहा हूं, बल्कि मैं क्या पूरा देश सुन रहा है आपको। जी जी, तो मैं ये कहना चाहूंगी अपनी उन साथी खिलाड़ियों को, अपनी बेटियों को, कि आपको बिल्कुल भी ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमारी परफॉर्मेंस क्या रहेगी और देश क्या सोचेगा। आपने ओलंपिक में पहुंचकर देश का नाम रोशन किया, और वहां जाकर जो परफॉर्मेंस आपने दी है, तो इस देश का सीना चौड़ा करने का काम आपने किया है। और निसंदेह और ब्रेव हौसले के साथ आप अपना जो प्रदर्शन ओलंपिक से पहले करके गए हैं, उस प्रदर्शन को दोहराइए, निडरता से दोहराइए,
और देश आप पे फक्र महसूस कर रहा है, गर्व महसूस कर रहा है। और आज मैं कृष्णा जी मैं आपके पास आऊंगा, आपने बिल्कुल कृष्णा जी मैं आपके पास आऊंगा। आज तो चर्चा इसी की है और चर्चा इसी पे हो रही है। जय भगवान जी मैं देख रहा था, सवाल तो मलय जी से है लेकिन जय भगवान जी को देख रहा था जब मुस्कुरा रहे थे। राजपाल जय भगवान जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या बात है कि जो लड़कियां हैं हमारी वो बहुत बेहतर कर रही हैं, कहाँ पिछड़ रहे हैं बाकी हम कहाँ, पुरुष कहाँ पीछे। हालांकि मैं मानता हूं पुरुष और महिला की बात नहीं है, और बात दरअसल ये है कि तैयारियों में कहाँ कुछ कमी रही, या लगता है कि हाँ अभी कुछ और थोड़ा सा वक्त लगेगा जब हम उस जगह पे खड़े होंगे जहां पे मुझे लगता है कि अब हम कह सकते हैं कि हम सशक्त हैं स्पोर्ट्स के नाते। जी मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, न्यूज़ 18 के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जब हम स्पोर्ट्स करते थे 2012 के ओलंपिक्स हमने पार्टिसिपेट किए थे, 2010 के कॉमनवेल्थ पार्टिसिपेट किए थे उस टाइम पे सुविधाएं काफी कम थी, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ अच्छा होता है सॉरी कोई बात नहीं, आराम लेकिन अब जो है सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। अब आपने देखा होगा 18 में 20s में इतनी फैसिलिटीज बढ़ गई हैं, लेकिन जो कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारा कंपटीशन है वो हमसे 4 साल 5 साल और आगे निकल जाती हैं। तो हम ये नहीं कहते कि हमारे पास सुविधाएं पहले से कम है, पहले से सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन जो और कंट्रीज है वो हमसे और आगे निकल जाती हैं। तो हमारा मेन टारगेट साइंटिफिक ट्रेनिंग के ऊपर होता है। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी टीमों के साथ जो स्पोर्ट्स फिजियो हैं, स्पोर्ट्स डॉक्टर्स हैं, उनके पास नॉलेज लेस देन मतलब कुछ भी नहीं है। ये बताइए नई जो भी सप्लीमेंट्स या जो भी हमारे हम सप्लीमेंट्स खा रहे हैं उनके अंदर कुछ भी हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको पता नहीं होता कि क्या स्पोर्ट्स पर्सन को हम क्या खिलाएं क्या ना खिलाएं, रिकवरी कैसे करें, वेट लूज कैसे कराएं, इनकी परफॉर्मेंस डाउन क्यों जा रही है, अब कैसे जाए, जो इंजरी कम से कम टाइम में ठीक होनी चाहिए वो 1 महीने तक चलती है। तो जो ये चीजें हैं हमारे अंदर, ये साइंटिफिक ट्रेनिंग्स हैं, तो इनके अंदर हमें थोड़ा सा और ग्रोथ करना पड़ेगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो पुराने डॉक्टर्स हैं, उनको नॉलेज की थोड़ी सी और मैं चाहता हूँ कि थोड़ी और नॉलेज हो। हमारे पास जो फिजियो आते हैं वो इंटर्नशिप करने के लिए आ रहे हैं और 5 साल इंडिया टीम के साथ काम करके और वो बाहर जाके 1.5-2 लाख रुपए में सैलरी ले रहे हैं कि हमने 5 साल इंडिया टीम के साथ काम किया है। वो हमारा लोगों को बाहर बेच रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास एक्सपीरियंस होल्डर डॉक्टर्स आए, हमारे पास एक्सपीरियंस होल्डर फिजियो आए, हमारे पास अच्छी टीमें आए। हम ये नहीं चाहते कि हमें फॉरनर कोच चाहिए, हम कहते हैं हमारे इंडियन कोचेज की सैलरी बढ़ा दो। जो आप फॉरनरों को 10-10 लाख रुपए महीना दे रहे हैं उसकी बजाय अगर आप हमारे इंडियन कोचेज को आप अगर 20-20, 50 हजार रुपए एक्स्ट्रा इंडिया टीम में रहने के लिए दें तो दिन रात हमारे स्पोर्ट्स पर्सन के साथ खड़ा होकर अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग करवाने के लिए तैयार रहेंगे। जय भगवान जी आपने बात बड़ी साफगोई के साथ रखी है। हालांकि मेरा स्पोर्ट्स इवेंट नहीं है और मुझे तो बस ओलंपिक में या हॉकी में कभी कभी मौका मिला तो मैंने बातचीत कर ली, मेरा इवेंट नहीं है ये। लेकिन ये बात सच है कि एक जब मैं पन्ना अखबार का खोलता हूं सुबह तो सबसे पहले स्पोर्ट्स का पन्ना खोलता हूं। ये मेरा अपना बात है, मैं करता पॉलिटिकल रिपोर्टिंग या उस पर रहा, लेकिन खुलता पन्ना मेरा सबसे पहले स्पोर्ट्स का है। और मलय भाई ये बात सच है कि मैंने, ये बहुत ईमानदारी और बड़े साफगोई के साथ मैं कहता हूं कि मैंने हमेशा स्पोर्ट्स को फॉलो किया। ये बात और हो सकती है कि जब कभी हॉकी में मुझे लगा कि हम लोग थोड़ा सा नीचे चले गए या पीछे चले गए तो फिर किसी तरह से बैडमिंटन में या और इवेंट में आगे आते गए तो दिखता गया और बड़ा सुकून भी मिला। मलय जी मैं आज ये जानना चाहता हूं, मैं राजपाल जी के पास जाऊं उससे पहले मैं मलय आपके पास आना चाहता हूं। जो सवाल जब भगवान ने उठाया है, एक जमाना था कि खुराक को लेकर बात होती थी, एक जमाना आया फिर उसके बाद कहा कि अब स्पोर्ट्स इंजरीज एक बहुत बहुत टेक्निकल इश्यूज है, थेरेपिस्ट होने चाहिए, डॉक्टर्स होने चाहिए। और ये बात जिस तरह से स्पोर्ट्स एडवांस कर रहा है, डेवलप कर रहा है, उसमें बहुत नीड है। मुझे लगता है कि इसको एड्रेस करने की जो उन्होंने सवाल उठाया है बहुत जरूरत है। मलय जी। बिल्कुल प्रतीक, देखिए आप भारत की उस आत्मा के प्रतीक हैं, आपका नाम जैसा है, शुक्रिया, जुड़ी हुई है खेल के मैदानों से। जहां एक छोटा सा फुटबॉल फटा हुआ, वो बच्चे सिर्फ 2 चीजें जानते हैं कि एक मोची की दुकान जहां उसको सिलवाया जा सके और एक साइकिल बनाने वाले की दुकान जिसके पंप से उसमें हवा भरी जा चुके, क्या बात है, भरी जा सके। वहां से उठकर जब आप ओलंपिक पदक मंच तक जाते हैं और जब मीराबाई चानू लोअर बैक पेन से परेशान हो जाती हैं, शोल्डर इंजरी, निगलिंग इंजरी से वो परेशान थी, क्या हुआ, उसको वो चीज मिली जिसकी जरूरत थी, एक
ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मिले जो खुद वेट लिफ्टर थे, उन्होंने उसका इलाज हुआ, अमेरिका में इलाज हुआ, सर्वश्रेष्ठ इलाज हुआ, उसकी ट्रेनिंग देख रेख में हुई एक्सपर्ट्स की। तो आज देखिए मीराबाई चानू ने आपको पदक लाकर हाथ में रख दिया। जो बात अभी जय भगवान जी ने कही है, मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे कहता हूं, बहुत दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय मुक्केबाजी दल में जो डॉक्टर गए थे वो अपनी होटलों में बैठे हुए थे जब 2 हमारे मुक्केबाज घायल हुए, जिनके आंख के नीचे चोट लगी, एक की आंख के ऊपर लगी चोट, खून बह रहा था, डॉक्टर वहां नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उनके पास वो एक्रेडिटेशन नहीं था कि वो रिंग के पास जा सकें। जो प्राथमिकता सूची बनी थी उसमें उनका नाम सबसे नीचे था। खिलाड़ियों को प्राथमिकता देनी है, खिलाड़ियों की सुविधाओं को प्राथमिकता देनी है, तो पहले आप व्यावसायिक, अगर आप प्रोफेशनलिज्म खेल में ला रहे हैं तो इन बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आपका सपोर्ट सिस्टम क्या है, आपके पास स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है कि नहीं है। अगर भारतीय निशानेबाजी टीम नहीं निशाना लगा पा रही है तो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक दबाव है, और मनोवैज्ञानिक दबाव दूर करने का ये तरीका नहीं है कि आप आज एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट को लाकर मनु भाकर के सामने खड़ा कर दें और कहे कि ये तुम्हारे मानसिक स्थिति को सुधार देंगे। ये इमोशनल वेलनेस की बात है प्रतीक भाई, ये मेंटल वेलनेस की बात बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, ये इमोशनल वेलनेस की बात है। तो इन चीजों में डॉक्टरों, फिजियोथेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, इन 3 चीजों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है प्रतीक जी। और मैं आपको फिर से कहता हूं कि इनके पास कर गुजरने की तमन्ना है, इनके पास हुनर है, इनके पास ताकत है, शक्ति है, इनके पास आधुनिक सुविधाओं और तकनीकी सहायताओं की जरूरत है, और कुछ नहीं है। कृष्णा जी कुछ कह रही हैं, कृष्णा जी कुछ कहना चाहती हैं? जी प्रतीक जी, मैं क्योंकि जब ओलंपिक के नजदीक आते हैं या ओलंपिक ईयर्स रहता है, जब हमारे एथलीट पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तब हम सिर्फ टीवी डिबेट्स पे ये रहते हैं कि क्या होना बिल्कुल चाहिए। मानता हूं। और इस बीते 4 सालों में हम कुछ नहीं करते हैं। और जहां तक कृष्णा जी, मैं आपको एक बात बताता हूं, कृष्णा जी, मैं अपनी भी एक व्यथा बता देता हूं। मैं तो फुटपाथों पे शहरों में देश भर में घूमता हूं, वहां शो करता हूं, और कोरोना की वजह से स्टूडियोज में मौजूद हूं जहां से शो कर रहा हूं। मेरे पास एक, जहां से मैं रेगुलर शोज करता हूं फुटपाथ पे, वहां पे एक शख्स आते थे और वो नौजवान मुझे एक दिन आके कहने लगा कि आप स्पोर्ट्स पे क्यों नहीं बात करते। और यकीन मानिए आज सुबह मैं आपको अपना मोबाइल दिखा सकता हूं, सुबह उनका मैसेज आया 29 अगस्त के लिए। उस दिन मेजर ध्यानचंद जी का स्पोर्ट्स डे है, और उन्होंने मुझसे कहा कि एक चर्चा, एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट इशू आपने रेज किया है। ये बहुत, आप खेल के बारे में जब तक बात नहीं करेंगे, उसके बारे में एक विश्वास जगाएंगे नहीं, उसके बारे में आप एक धारणा नहीं बनाएंगे, तो तब तक पदक आप नहीं ला पाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रतीक जी, मैं वही कहना चाहती हूँ कि हम ये एनालाइज क्यों नहीं करते कि हमारे स्कूलों में कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या उनको वो सुविधाएं स्कूलों के स्तर पे हैं? जब बच्चा स्कूल लेवल में, जब उसकी एक एज होती है स्पोर्ट्स करने की, और तब वो जाकर 20-22, जब हम यूएसए की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, तो वो इतने मेडल जीत कर ला रहे हैं, वो कब स्टार्ट कर रहे हैं ये क्यों नहीं देखते हम? और वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हमें उपलब्ध है जैसा उनके पास है? मीराबाई चानू जी का जिक्र किया कि उनको अच्छे डॉक्टर से रिहैब मिला, उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिला। मैं इस चीज का रिगार्ड करती हूँ कि एक ओलंपिक मेडलिस्ट जो हमारे लिए ओलंपिक मेडल ला सकता था, उसे तैयार किया और वो मेडल जीत कर लाया। लेकिन कितने एथलीट को मिल पाता है और किस समय मिल पाता है वो देखिए ना। जब वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गई तो उसके बाद वो फैसिलिटी उसे मिल रही है। उससे पहले हमें उन एथलीटों तक वो फैसिलिटीज हमें देनी होंगी। एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में हमें फिजिकल एजुकेशन को, स्पोर्ट्स को स्कूलों में लाना पड़ेगा। और बिल्कुल मैं अपने साथी खिलाड़ी जय भगवान की बात से सहमत हूँ, क्योंकि जब भी कभी स्पोर्ट्स की बात आती थी तो फूड सप्लीमेंट की बात आती है तो इंडिया में समझने लग जाते हैं कि एथलीट ड्रग्स के बारे में बात कर रहा है। नहीं, हमें जागरूकता लानी होगी। हमें फूड सप्लीमेंट की जरूरत है, रिकवरी एक्सपर्ट की जरूरत है, फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है। और हाल ही में आपने देखा कि यूएसए की एक जिम्नास्ट ने ओलंपिक से हटने का निर्णय लिया कि वो उनको मानसिक तौर पे पीड़ा थी जी। तो ये सारे चीजें हमें देखनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो कोरोना का टाइम रहा है पीछे का 1.5 साल, पौने 2 साल, वो भी बहुत, उसका बारे में भी स्टडी हो रही है और बहुत सारी चीजें, और खेल पे कितना फर्क पड़ा है इसको भी एनालिसिस करने की जरूरत है। उससे ओलंपिक से पहले इसकी तमाम सारी परिचर्चा हुई। राजपाल जी हमारे साथ मौजूद है, मैं उनकी तरफ रुख करना चाहता हूँ। राजपाल जी, एक्चुअली मैं बताऊं,
और मुझे बेहिचक बोलने की आदत है और बहुत साफ गोई के साथ बोलता हूं। पहला प्यार हॉकी ही था मेरा, यकीन मानिए, और मैं चाहता भी था और उसको फॉलो भी करता था। लेकिन क्या हुआ, क्यों फिसली, कहां से फिसल गई चीज नहीं समझ में आई। लेकिन उम्मीद कर सकते हैं इस बार कि जहां पर हम खड़े हैं इस बार पदक स्ट्राइक कर सकते हैं। और जैसा लोग जिस मतलब चर्चा भी है और जैसा मैंने देखा भी गेम थोड़ा बहुत कि नहीं पूरा नहीं फॉलो कर पाया, टीम कॉम्बिनेशन के साथ खेल रही है और सही जगह से कोई ऐसी चीज जिसमें लगता है कि अब परिवर्तन या उसको देखे जाने की चीज जरूरत है या कहीं चेंज की जरूरत। गेम की बात करूं तो उसमें तो इतनी जल्दी हम कुछ चेंजेस लेके आए ये संभव भी नहीं है। हाँ, हमारे जो बात अभी जय भगवान जी ने कही है, मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे कहता हूं, बहुत दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय मुक्केबाजी दल में जो डॉक्टर गए थे वो अपनी होटलों में बैठे हुए थे जब 2 हमारे मुक्केबाज घायल हुए, जिनके आंख के नीचे चोट लगी, एक की आंख के ऊपर लगी चोट, खून बह रहा था। डॉक्टर वहां नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उनके पास वो एक्रेडिटेशन नहीं था कि वो रिंग के पास जा सकें। जो प्राथमिकता सूची बनी थी उसमें उनका नाम सबसे नीचे था। खिलाड़ियों को प्राथमिकता देनी है, खिलाड़ियों की सुविधाओं को प्राथमिकता देनी है, तो पहले आप व्यावसायिक, अगर आप प्रोफेशनलिज्म खेल में ला रहे हैं तो इन बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आपका सपोर्ट सिस्टम क्या है, आपके पास स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है कि नहीं है। अगर भारतीय निशानेबाजी टीम नहीं निशाना लगा पा रही है तो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक दबाव है, और मनोवैज्ञानिक दबाव दूर करने का यह तरीका नहीं है कि आप आज एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट को लाकर मनु भाकर के सामने खड़ा कर दें और कहे कि ये तुम्हारे मानसिक स्थिति को सुधार देंगे। ये इमोशनल वेलनेस की बात है प्रतीक भाई, मैं जानता ये मेंटल वेलनेस की बात बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, ये इमोशनल वेलनेस की बात है। तो इन चीजों में डॉक्टरों, फिजियोथेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, इन 3 चीजों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है प्रतीक जी। और मैं आपको फिर से कहता हूं कि इनके पास कर गुजरने की तमन्ना है, इनके पास हुनर है, इनके पास ताकत है, शक्ति है, इनके पास आधुनिक सुविधाओं और तकनीकी सहायताओं की जरूरत है, और कुछ नहीं है। कृष्णा जी कुछ कह रही हैं, कृष्णा जी कुछ कहना चाहती हैं? जी प्रतीक जी, मैं क्योंकि जब ओलंपिक के नजदीक आते हैं या ओलंपिक ईयर्स रहता है, जब हमारे एथलीट पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तब हम सिर्फ टीवी डिबेट्स पे ये रहते हैं कि क्या होना चाहिए, और इस बीते 4 सालों में हम कुछ नहीं करते हैं। और जहां तक कृष्णा जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ कृष्णा जी, मैं अपनी भी एक व्यथा बता देता हूँ। मैं तो फुटपाथों पे शहरों में देश भर में घूमता हूँ, वहां शो करता हूँ, और कोरोना की वजह से स्टूडियोज में मौजूद हूँ जहां से शो कर रहा हूँ। मेरे पास एक, जहां से मैं रेगुलर शोज करता हूं फुटपाथ पे, वहां पे एक शख्स आते थे और वो नौजवान मुझे एक दिन आके कहने लगा कि आप स्पोर्ट्स पे क्यों नहीं बात करते। और यकीन मानिए आज सुबह मैं आपको अपना मोबाइल दिखा सकता हूं, सुबह उनका मैसेज आया 29 अगस्त के लिए। उस दिन मेजर ध्यानचंद जी का स्पोर्ट्स डे है, और उन्होंने मुझसे कहा कि एक चर्चा, एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट इशू आपने रेज किया है। ये बहुत, आप खेल के बारे में जब तक बात नहीं करेंगे, उसके बारे में एक विश्वास जगाएंगे नहीं, उसके बारे में आप एक धारणा नहीं बनाएंगे, तो तब तक पदक आप नहीं ला पाएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रतीक जी, मैं वही कहना चाहती हूँ कि हम ये एनालाइज क्यों नहीं करते कि हमारे स्कूलों में कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या उनको वो सुविधाएं स्कूलों के स्तर पे हैं। जब बच्चा स्कूल लेवल में, जब उसकी एक एज होती है स्पोर्ट्स करने की, और तब वो जाकर 20-22, जब हम यूएसए की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, तो वो इतने मेडल जीत कर ला रहे हैं, वो कब स्टार्ट कर रहे हैं ये क्यों नहीं देखते हम। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हमें उपलब्ध है जैसा उनके पास है। मीराबाई चानू जी का जिक्र किया कि उनको अच्छे डॉक्टर से रिहैब मिला, उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिला। मैं इस चीज का रिगार्ड करती हूँ कि एक ओलंपिक मेडलिस्ट जो हमारे लिए ओलंपिक मेडल ला सकता था, उसे तैयार किया और वो मेडल जीत कर लाया। लेकिन कितने एथलीट को मिल पाता है और किस समय मिल पाता है वो देखिए ना। जब वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गई तो उसके बाद वो फैसिलिटी उसे मिल रही है, उससे पहले हमें उन एथलीटों तक वो फैसिलिटीज हमें देनी होंगी। एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में हमें फिजिकल एजुकेशन को, स्पोर्ट्स को स्कूलों में लाना पड़ेगा। और बिल्कुल मैं अपने साथी खिलाड़ी जय भगवान की बात से सहमत हूँ, क्योंकि जब भी कभी स्पोर्ट्स की बात आती थी तो फूड सप्लीमेंट की बात आती है तो इंडिया में समझने लग जाते हैं कि एथलीट ड्रग्स के बारे में बात कर रहा है। नहीं, हमें जागरूकता लानी होगी। हमें फूड सप्लीमेंट की जरूरत है, रिकवरी एक्सपर्ट की जरूरत है, फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है। और हाल ही में आपने देखा कि यूएसए की एक जिम्नास्ट ने
ओलंपिक से हटने का निर्णय लिया कि वो उनको मानसिक तौर पे पीड़ा थी जी। तो ये सारे चीजें हमें देखनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो कोरोना का टाइम रहा है पीछे का 1.5 साल पौने 2 साल, वो भी एक बहुत उसका बारे में भी स्टडी हो रही है और बहुत सारी चीजें और खेल पे कितना फर्क पड़ा है इसको भी एनालिसिस करने की जरूरत है। उससे ओलंपिक से पहले इसकी तमाम सारी चर्चा परिचर्चा हुई। राजपाल जी हमारे साथ मौजूद है, मैं उनकी तरफ रुख करना चाहता हूँ। राजपाल जी, एक्चुअली मैं बताऊं और मुझे बेहिचक बोलने की आदत है, बहुत साफ गोई के साथ बोलता हूं, पहला प्यार हॉकी ही था मेरा, यकीन मानिए, और मैं चाहता भी था और उसको फॉलो भी करता था। लेकिन क्या हुआ, क्यों फिसली, कहां से फिसल गई चीज नहीं समझ में आई। लेकिन उम्मीद कर सकते हैं इस बार कि जहां पर हम खड़े हैं इस बार पदक स्ट्राइक कर सकते हैं। और जैसा लोग जिस मतलब चर्चा भी है और जैसा मैंने देखा भी गेम थोड़ा बहुत कि नहीं पूरा नहीं फॉलो कर पाया, टीम कॉम्बिनेशन के साथ खेल रही है और सही जगह से कोई ऐसी चीज जिसमें लगता है कि अब परिवर्तन या उसको देखे जाने की चीज जरूरत है या कहीं चेंज की जरूरत है, ऐसा लग रहा है कि एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट आपको लगता है? राजपाल जी, अगर तो मैं टेक्निकली गेम की बात करूं तो उसमें तो इतनी जल्दी हम कुछ चेंजेस लेके आए ये जरूरी नहीं है। हाँ, हमारे प्लान हो सकते हैं कि जो कोचिस के हैं टीम के प्लान है कि ए प्लान बी प्लान और कोई भी हमारे अगर पेनल्टी कॉर्नर हमें मिल रहा है तो उसमें कुछ हो सकता है इन्होंने अभी भी कुछ प्लान अपने पास रखे होंगे जो क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में ये यूज करेंगे। लेकिन मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूं, ये जो फॉर्मेट है क्वार्टर फाइनल का ये इंडिया के फेवर में नहीं है। अगर आप बात करें, अगर आपने हॉकी तो बहुत ज्यादा फॉलो की है, उसमें अगर हम देखेंगे तो सिर्फ पिछले ओलंपिक से ही क्वार्टर फाइनल स्टार्ट हुआ है। अगर आज सेमीफाइनल होता, क्वार्टर फाइनल ना होता तो आज इंडिया डायरेक्ट सेमीफाइनल खेलती। राइट सर। तो अभी क्वार्टर फाइनल एक हडल है जो पता नहीं FIH ने कहां से रूल लेके आए हैं, जो अब इंडिया के लिए बहुत बड़ी हडल बन जाएगी। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राइट, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ये टेक्निकली बात करेंगे प्रतीक जी तो कभी भी ये नहीं हुआ है कि 12 टीमों में से क्वार्टर फाइनल हो। आप रूल उठा के देखिए, चाहे वो फीफा के रूल्स हो, FIH के रूल्स हो, कम से कम 16 टीमें होनी चाहिए क्वार्टर फाइनल। राइट, सही कह रहे हैं आप। तो ये पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हॉकी में इंट्रोड्यूस हुआ है और इस क्वार्टर फाइनल का उम्मीद यही कर सकते हैं ऊपर वाले से, क्योंकि लक की भी बात हो रही थी, मलय जी कह भी रहे थे कि भाग्य का भी एक अपना रोल होता है और वो फेवर करेगा। और हम बहुत अरसे बाद 80 के बाद पदक इस इवेंट में देखेंगे और उम्मीद तो गोल्ड की है, बाकी इससे कम में बात होती नहीं है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं और तमाम सारी हिस्सों पे बात करेंगे। जीतो इंडिया जीतो, इसमें आज आपका स्वागत है। हालांकि मुझे मालूम है कि आज प्रोग्राम देश को जवाब दो होता है, लेकिन आज बात जवाब देने की नहीं है, आज दरअसल सेलिब्रेशन की है, ताली बजाने की है और उत्साह बढ़ाने की है। हमारे साथ मेहमान हमारे मलय नीरव जी, वरिष्ठ खेल पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। जय भगवान जी पूर्व मुक्केबाज हमारे साथ मौजूद है। राजपाल सिंह पूर्व हॉकी कप्तान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कृष्णा पूनिया पूर्व ओलंपियड डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। थैंक यू सो मच सर, आप सारे लोगों का जुड़ने का। लेकिन मैं मलय जी आपके पास फिर से एक बार आना चाहता हूं। जिस तरह से बात हुई, कहानियों को लेकर बात हुई और प्रभावित करती हैं कहानियां तमाम तरह की, चाहे चानू का किस्सा हो, लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, उसके बाद चाहे लवलीना का हो, अभी भी लोगों में घर में चर्चा हो गई कि किस तरह से उन्होंने तैयारी की। ओबी वैन जो टेलीविजन वाले लोग हैं, हम पत्रकार, उस तरफ रुख कर दिया। और उससे पहले कृष्णा पूनिया जी ने रुख किया, बताया था कि आप टेलीविजन वाले या पत्रकार या तमाम सारे वो लोग जिनको जिम्मेदार होते उस तरफ रुख नहीं करते जब जरूरत होती है। लेकिन अब तो पदक है तो इसलिए तमाम टेलीविजन के पत्रकार, ओबी वैन, कैमरा, फ्लैश, लाइट, सब कुछ है। लेकिन एक खिलाड़ी का जो तैयारी होती है, उसका जो जीवन होता है, बड़ा कठिनाइयों के साथ गुजरता है। कहानियां तमाम सारी हैं, लेकिन ये रोशनी कहां तक जाएगी, कितनी दूर तक जाएगी, इसका भी सवाल है। जी मलय नीरव जी। देखिए, ये जो पुरस्कार है और ये तिरस्कार है, दोनों ही माता के दुलार हैं। ये जब जीतता है खिलाड़ी तो सारे कैमरे उसके तरफ, जब हारता है तो कैमरे उससे दूर। ये कहानी आज से नहीं, बहुत ज़माने से चली आ रही है, इसको बदलने की ज़रूरत है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। भवानी देवी नाम की एक बच्ची
इस बार पहली बार भारत के लिए तलवारबाजी के मैदान पर उतरी ओलंपिक्स में। पहले तो जगह बनाना बहुत कठिन होता है, उसमें जाकर उसने अपना पहला मुकाबला जीता। उस भवानी देवी का नाम अब हम भूलने वाले हैं थोड़े ही दिनों में जी, अभी बहुत दिन नहीं बीते हैं। तो इस तरह से नहीं होता। आप देखें, मैंने तो देखा है जिन देशों का नाम लेना भी नहीं चाहिए शायद, क्योंकि वो हमसे बहुत आगे हैं, एक छोटी उम्र में ही प्रतिभाओं की पहचान करनी पड़ती है। प्रतिभाओं की पहचान कैसे होती है? जब आप छोटे स्तर पर स्कूल स्तर, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, हाई सेकेंडरी में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल पे खिलाड़ियों को खेलता हुआ देखते हैं, उससे पहले ही बिल्कुल 8-10 वर्ष की आयु में आप एक प्रतिभा को पहचानते हैं। उस प्रतिभा के विकास में, उसको तराशने में, उसकी चिजलिंग में आप लग जाते हैं, उसके पीछे पूरी ताकत झोंक देते हैं। उसके माँ बाप को ये पता होता है कि मेरा बच्चा सीआरपीएफ का जवान बनकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं कर देगा। टाटा फुटबॉल एकेडमी से निकलने वाले बहुत सारे फुटबॉल खिलाड़ियों की यही कहानी है। सूबेदार से लेकर और सीआरपीएफ के जवान तक बन के रह गए वो, क्योंकि उनको पता था कि नौकरी कहाँ से आएगी, रोटी कहां से मिलेगी। तो ऐसे में बचपन से प्रतिभाओं को ढूंढकर, उनको तैयार कर, उनको आगे मंच तक, मले भाई मैं आपको बताऊं, मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पांव फिसले भी उसको वापस लेकर आना। जी, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पांव फिसले भी तो उसको फिर से वापस। मैं गुजरात इलेक्शंस कवर कर रहा था और मैं गुजरात इलेक्शन कवर करते हुए मुझे पता चला यहाँ पे सिद्धियों की बस्ती है, और वही सिद्धि जिनको लेके गवर्नमेंट ने, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक प्लान बनाया एथलेटिक्स में लाने का तमाम। मैं गया उनके पास और उनसे मिला भी, देखा भी, जाके घूमा भी, क्योंकि स्पोर्ट्स मेरा पहला पन्ना है और चाहे हम कवर कर रहे हो पॉलिटिक्स, लेकिन मुझे अपना व्यक्तिगत इंटरेस्ट होता है। मैं गया, पूछा, तो जो फिसले और फिर से ट्रैक पे लाना, ये तमाम सारी चीजें हैं जिसको बहुत जज्बे के साथ और फिर से उसको लाना पड़ेगा। लेकिन जय भगवान अभी है नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि अब माहौल कुछ बेहतर सा लगता है, बनता हुआ नजर आ रहा है, स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जो दी जा रही है और हम लगता है कि वो जज्बे के साथ वापस लौट रहे हैं और वो कहीं ना कहीं वो जो स्ट्रीम है स्पोर्ट्स की वो दिख रही है। जय भगवान, मैं जानना चाहता हूं, आप फिर से जुड़ गए हमारे साथ, ऐसा आपको लग रहा है कि हम लोग ट्रैक पर हैं? बिल्कुल, पदक आए ना आए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ट्रैक पे होना बहुत जरूरी है। देखिए, मुझे लग रहा है कि हमारी जो टीमें हैं बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं बॉक्सर्स में, और जो खिलाड़ीज हैं, सभी स्पोर्ट्स पर्सन जो गए हुए हैं, उनमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार से लेके, पंजाब सरकार से लेके और हरियाणा सरकार तक जो प्राइज मनियां दे रही हैं, उससे स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है कि वो चिंता ही नहीं करते हैं कि ओलंपिक्स में हारेंगे या जीतेंगे। उनको ये रहता है कि हम अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जैसे कि आपने देखा होगा, वहां पे स्पोर्ट्स एएसपी बना दिया गया है, राजस्थान पुलिस डीएसपी डायरेक्ट भर्ती कर रही है, पंजाब पुलिस डायरेक्ट डीएसपी भर्ती कर रही है, हरियाणा सरकार ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट को 6 करोड़ रुपए का इनाम दे रही है। तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड के अंदर सबसे जो बड़ा प्राइज है वो हरियाणा गवर्नमेंट दे रही है, जॉब्स दे रही है। तो स्पोर्ट्स पर्सन को ये रहता है कि यार हम सेफ हैं, वो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए हमें रिप्रेजेंट करना है और हमारे को हिंदुस्तान का झंडा है वो सबसे ऊपर लेके जाना है। तो ये जो फैमिलीज की टेंशन है, इनसे फ्री हो गए जो ट्रेनिंग करके और वहां पे रिजल्ट देने के लिए गए हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि स्पोर्ट्स पर्सन का हौसला डाउन है, सारे स्पोर्ट्स पर्सन पहले से बेस्ट कर रहे हैं। जी, जैसे स्पोर्ट्समैन की नजर बड़ी तेज होती है, वैसे ही जर्नलिस्ट हमारे पेशे में भी नजर बड़ी तेज रखी जाती है। आपकी टी शर्ट जो है अब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। जब आप मुझे पहले चंक में थे तब बढ़िया थी, लेकिन अब बिल्कुल एकदम लग रहा है कि कलर एकदम मिले हुए हैं। तो हमारी भी नजर इतनी ही तेज रहती, जैसे मुक्केबाज की जरा सा चूके पंच कहीं लगा और पता चला ढेर, तो वही हमारा भी है। आपकी बिल्कुल, आप टी शर्ट जो है बिल्कुल मैच कर रही है और आपके जज्बे के अनुरूप है। कृष्णा पुनिया जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और मैं ये जानना चाहता हूं कि ये बात सच मैंने इसलिए कहा था, हालांकि हम भी ये चाहते हैं, हमारे तरह बहुत सारे लोग चाहते हैं, और वो मलेश जी ने तो ना जाने कितने ओलंपिक कवर किए हैं, तो वो भी यही चाहते हैं कि पदक तो बहुत जरूरी होता है। तो प्रतीक ने ये वाक्य कैसे कह दिया कि पदक आए या ना आए, नहीं आए, पदक आए, लेकिन अगर हम ट्रैक पे सही जगह पे होंगे तो पदक अपने आप आएगा। तो आप कह सकते हैं कि अब हम बिल्कुल सही ट्रैक पे दौड़ रहे हैं, हमारी गाड़ी सही जगह चल रही है और स्पोर्ट्स को लेकर एक माहौल बना है देश में, और बच्चे, माता पिता को अब चिंता करने की जरूरत नहीं कि अगर बच्चा खेलेगा तो कहीं कहीं गड़बड़ हो जाएगा। वो कहावत मैं नहीं कहूंगा जो मैं बचपन में सुनता आया हूं,
वो मैंने उसको बहुत पहले ही छोड़ दिया था। जी कृष्णा जी। प्रतीक जी, मैं कहना चाहूंगी कि जो जॉब की बात आती है एथलीट की, तो वो कितने % खिलाड़ी हैं जिनको आप समझ सकते हैं कि ज्यादातर इंडिया में वो खिलाड़ी स्पोर्ट्स में नौकरी पाने के लिए आते हैं। मेडल के बारे में नहीं सोचा जा रहा था अभी तक। बहुत कम % है जो मेडल के बारे में सोचा जा रहा है कि ओलंपिक में मेडल जीते। नंबर 1, हमें पॉलिसीज बनानी होंगी। अभी भी ट्रैक अच्छा है, इस कमियों के बावजूद भी हमारे एथलीट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये खुशी की बात है। लेकिन 2 चीजें हमें सोचनी पड़ेंगी। हम एक एथलीट के ऊपर पूरा फोकस कर रहे हैं आज की चर्चा के अंदर भी। हमने एक और दूसरा पहलू बिल्कुल भूल चुके हैं। मूर्तिकार मूर्ति को बनाता है, मूर्ति देखी जाती है, लेकिन मूर्तिकार का हुनर भी तो देखो जो उसे तराशता है। कोच, उस कोच के बारे में भी तो सुनो, उन्हें भी तो समझो। हमें ऐसे कोचेस की भी जरूरत है जिन्होंने ओलंपिक तक अपने एथलीट्स को पहुंचाया है, या जो एथलीट्स ओलंपियन रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए पदक जीता है, या कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम, उनसे इस स्पोर्ट्स के बारे में कितना क्या उनकी राय ली जा रही है। और या इंडियन कोचेज हैं जिन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है, उनको कितनी अहमियत दी जा रही है। तो ये सारी चीजें हमें लागू करनी पड़ेंगी हम जब भी बात आते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो पर्दे पे किरदार निभा रहा होता है, चाहे वो फिल्म हो और चाहे ग्राउंड में वो जो एथलीट, लेकिन उसके पीछे की मेहनत किसकी है और उस मेहनत को और इजी कैसे किया जा सकता है, वो सोचने की जरूरत है। और मैं इधर कहना चाहूंगी, जब हरियाणा में हुड्डा साहब थे तो उन्होंने एक पॉलिसी लागू की थी कि हमें स्कॉलरशिप बच्चों को देनी है। और यही कारण है कि हरियाणा नंबर 1 रहा। जो छोटी एज में स्पोर्ट्स शुरू होना चाहिए वहां पर उन्होंने स्कॉलरशिप दी बच्चों को, और आज वो हरियाणा नंबर 1 उभर कर आ रहा है। आज धीरे धीरे वो प्राइज मनी भी, बड़ी सारी चीजें हुई, लेकिन नींव का पत्थर मजबूत करना बहुत जरूरी है, तब जाकर हमें मेडल मिलेंगे। और आज निश्चित मानिए वो 8-10 साल की उम्र में जब हमें स्पोर्ट्स कराना है तो स्कूलों में भी अच्छे हमें पीटीआईज की जरूरत है जो स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज रखते हो, जो करना बहुत जरूरी है, तब जाकर हमें मेडल मिलेंगे। और आज निश्चित मानिए वो 8-10 साल की उम्र में जब हमें स्पोर्ट्स कराना है तो स्कूलों में भी अच्छे हमें पीटीआईज की जरूरत है जो स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज रखते हो, जो हुनर तराशना जानते हो और उन्हें हुनर का पता हो कि कौन सा बच्चा बॉक्सिंग कर सकता है, कौन सा बच्चा रनिंग कर सकता है, या कौन सा बच्चा डिस्कस थ्रो कर सकता है। ये पहचान बनाने की जरूरत है। बड़े अफसोस की बात कि हमारे चाहे इंडियन कल्चर की बात कहूं या कुछ और को, डॉक्टर्स के बारे में बता देंगे, इंजीनियर्स के बारे में बता देंगे, लेकिन डिस्कस थ्रो क्या होता है उस स्पोर्ट्स के बारे में कोई नहीं जानेगा। बिल्कुल आपने बात कही, आपका दर्द जो है जी, और मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं। और जब मैंने आप गई ओलंपिक में थी और चर्चा हुई देश में कि एथलेटिक्स में भी कोई ऐसा है जो ओलंपिक में गया है, क्वालिफाई कर गया है, मेरे लिए बड़ी गर्व की बात थी। मैं आपको साधुवाद, आपको मैं बहुत बड़ी बात थी वो, और बड़ी बात थी वो जी। और मैं इसीलिए खुश हूँ, और मैं इसीलिए खुश हूँ कि कमलप्रीत ने मेरा रिकॉर्ड ब्रेक किया है। आज उसने नेशनल रिकॉर्ड, नए रिकॉर्ड के साथ वो गई है, और मैं अप्रिशिएट करती हूँ। पहले मुझे नहीं पता क्या होता था, जब तक डिस्कस थ्रो सिर्फ कृष्णा पुनिया पे रहेगी, डिस्कस थ्रो को कोई नहीं जानेगा, और जब तक कृष्णा पुनिया से बाहर निकलकर और उतनी कृष्णा पुनिया खड़ी होंगी तब डिस्कस थ्रो को जाना जाएगा जी। ये कृष्णा पुनिया का जो कंट्रीब्यूशन है, देखिए आप राजनीति के क्षेत्र में भी हैं और आपने उसका जो विस्तार कर दिया, उन्होंने कहा जब तक आप व्यक्ति पे बात करेंगे बात नहीं बनेगी, जब आप उसका पिरामिड उल्टा कर देंगे तो जब वो सोसाइटी में चला जाएगा तब वो बात बन जाएगी। उन्होंने कहा कि आपने कहा, एक सेंटेंस बोला कि नींव का पत्थर मजबूत होता है तो बात बनती है। मैं राजपाल जी आपके पास आना चाहता हूं। हॉकी में तो नींव का पत्थर ही मजबूत था और हम जीतते चले जा रहे थे। वहां क्या हुआ मैं नहीं समझ में आया बहुत, या तो हॉकी बदल गई, टोटल हॉकी आ गई, किस तरह से टेक्निकल एक्सपेक्ट आ गए, तो वहां तो नींव का पत्थर बहुत मजबूत था। लोगों ने कहा कि एक लकीर और है वो क्रिकेट, मैं नहीं कंपेयर करना चाहता। एक स्पोर्ट्स में जो इंटरेस्ट रखता है आदमी, उसके लिए सारे स्पोर्ट्स बराबर हैं। लेकिन हाँ, यह सवाल जरूर है कि वो बहुत मजबूत पत्थर था। लेकिन इस बार हम 41 साल के बाद वो जो कह रहे थे टोटा था, वो जो सूखा था, वो दूर हो, पदक आए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हॉकी में वो जज्बा कैसे पैदा किया जाए
और कैसे पैदा हो, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। जी राजपाल जी। प्रतीक जी, आपने शुरुआत में एक बहुत अच्छी बात की कि आपका पहला प्यार जो है वो स्पोर्ट्स रहा है जी। और जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप स्पोर्ट्स का पेज पढ़ते हैं जी। पर आपने भी देखा होगा कि उसी न्यूज़पेपर में सबसे पहला पेपर जो होता है वो पॉलिटिक्स का होता है। तो पहले कोई भी व्यक्ति सियासत पढ़ता है, फिर स्पोर्ट्स पढ़ता है। और स्पोर्ट्समैन भी, अब तो स्पोर्ट्समैन भी सियासत में आ रहे हैं, स्पोर्ट्समैन भी सियासत में आ रहे हैं। और वो देखिए बगल में ही बैठी हैं, वो तो सियासत में आ ही गई हैं। मेरी बात तो आप पूरी बात होगी। राजपाल जी, आप ही की बात सुन रहा हूं मैं, आप पूरा देश सुन रहा है इसमें आपको। राजपाल जी, तो आप समझ, इसमें भी है कि हम पहले स्पोर्ट्स करें फिर पॉलिटिक्स पढ़े जी। लेकिन न्यूज़पेपर में पहले सियासत पढ़ते हैं, बाद में हम खेल पढ़ते हैं। तो दूसरा बात में पुनिया जी के जो भी उन्होंने बोला है कि ग्राउंड लेवल पे जो वर्क होना चाहिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन मैं हमेशा यहाँ पे भी यही रिक्वेस्ट करता हूं कि जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री ये एक होगी तो बात बनेगी। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको पंजाब का एग्जांपल दूं, यहाँ पे हमारे पास 12,000 से प्लस गांव हैं। अगर एवरेज हम लगाएं कि एक गांव के बाद 3 गांव में एक स्कूल आता है, तो 4,000 स्कूल हो गए हैं। तो 4,000 स्कूल में कम से कम एक टीचर तो होगा पीटी, जिसको हम एक स्टूडेंट दे दें कि आपने इसको तैयार करना, कोई भी गेम हो। मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो रही, तो एक साल में 4,000 इस तरीके से हमारे खिलाड़ी तैयार होंगे। अच्छी योजना है, जो आगे जाके हम इजीली उनको देश के लिए खिला सकते हैं। जी बिल्कुल, तो अच्छी बात कही आपने। के लिए ये मेरी एडवाइस ठीक रहेगी कि इसको आप इकट्ठा कीजिए। मैं उस लेवल पे नहीं हूँ, मैं उस क्षेत्र में नहीं हूँ कि मैं सियासत में कुछ एडवाइस दे सकूं, लेकिन आज आपके माध्यम से मुझे पुनिया जी से बात करने का मौका मिला है। मुझे लगता है ये दोनों मिनिस्ट्री इकट्ठी होंगी तो आप 8 साल बाद हमारा रिजल्ट देखना क्या हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं और कृष्णा जी इस बात को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जसविंदर नरूला हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। आज देश की बेटियों पे चर्चा हो रही है और जसविंदर, बात हो रही थी कि स्पोर्ट्स में हम सबसे आखिरी पन्ना, बीच के पन्नों, अखबार में बीच का पन्ना होता है, आगे का पन्ना कैसे हो जाए, हम सुर्खियों में कैसे बने रहें। और आज देश की बेटियों ने उन सुर्खियों को ऊपर ला दिया, सुर्खियां आ गई हैं, सुर्खियों में है, चर्चा में है। मैं बिल्कुल आप ही के पास आऊंगा और हौसला अफजाई कलाकार से बेहतर कोई नहीं कर सकता, इसमें दो राय नहीं। और आप जैसा स्वर अगर मौजूद हो तो निश्चित तौर से वो और सुरीला और सुंदर और मीठा हो जाता है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद मैं हाजिर होता हूं, आप ही के पास से मुखातिब होऊंगा। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आता हूं। एक बार फिर स्वागत है, बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और इस वक्त जो बड़ी खबर वो ये है कि महिला हॉकी टीम ने क्वालिफाई कर लिया और ये एक बड़ी खबर है हमारे पास जो आ रही है। और इस जोरदार खबर के बीच ये कल मैच जो है पीवी संधू का भी है। और ये तमाम सारी खबरों के बीच में अपने मेहमानों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच। मलय नीरव जी लगातार बने हुए, जय भगवान जी, राजपाल सिंह जी, कृष्ण पुनिया और जसविंदर नरूला हमारे साथ लगातार बनी हुई है। जसविंदर, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे मैंने जैसे पहले भी कहा था कि हौसला अफजाई कलाकार से अच्छा कोई नहीं कर सकता। और इस वक्त पूरे देश की निगाहें अब बेटियों की तरफ, खिलाड़ियों की तरफ है कि वो अच्छा करें, अच्छा परफॉर्म करें। आज का पूरा जो प्रोग्राम था वो उन्हीं को समर्पित था। मैं चाहूंगा कि जरूर कुछ उनकी हौसला अफजाई में आप कुछ थोड़ा गुनगुना दें। थैंक यू जसविंदर। जरूर, मैं बहुत खुश हूं और बधाई देना चाहती हूं। मेरी जो बहनें उधर गई हैं और भारत की बेटियां, और मैं उनको विश करती हूं कि ये कामयाब होकर आएं और खूब हमारे भारत का नाम रोशन करें। जैसा आपने अभी कहा था कि तीसरा पन्ना होता है, तो ये तीसरे पन्ने से पहले पन्ने में आ जाएं, यही मैं आशा भी करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना भी करती हूँ। तो मैं उनको समर्पित एक गीत जो हम बचपन में बहुत गाते थे कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास,
विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो खेल का चर्चा हो, खेल का चर्चा होगा खेल का चर्चा एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगा खेल का चर्चा एक दिन। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया जी। और मैं आपके पास एक बार फिर आता हूं और मलय जी, यही सबसे बड़ी बात है जिसकी लाइन जो इन्होंने गाया, गुनगुनाया कि खेल की चर्चा हो हर तरफ, और जिसकी तरफ राजपाल जी इशारा कर रहे थे कि राजनीति और खेल को ऐसा ना करिएगा पीछे फिर एक बार भूल जाइएगा, और याद तभी करिएगा जब ओलंपिक आए, जिसका कृष्णा पुनिया भी कर रही थी, तभी चर्चा करें, तभी भैया जी भी बैठे, तभी प्रोग्राम हो, जसविंदर तभी आए और तभी वो गाएं गुनगुनाएं, ऐसा ना हो, लगातार वो चर्चा बनी रहे। मलय जी बराबर उसको टोकते रहे, बताते रहे और निशाने पे तीर लगता रहे। मलय, नीरव जी। बिल्कुल बिल्कुल प्रतीक भाई, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, क्योंकि याद रखिए, नहीं खिल पाए जो वो भी चमन के जाने मन ही तो हैं। अगर नहीं मिला पदक तो हमारे जाने मन ही तो है। मैं बिल्कुल ये मैं मानता हूं, पीवी सिंधु सोना ही है, पीवी सिंधु सोना ही है, जो नहीं हुआ तो क्या हुआ, वो है सोना ही, इसमें दो राय नहीं। कह रहा हूं कि पदक, ओलंपिक में पदक जीतने वालों को अगर 1 करोड़ मिलता है तो स्कूल में भी पदक जीतने वालों को मिले, कॉलेज में भी पदक जीतने वालों को मिले, और जो पदक के लिए लाइन में खड़ा है अंतिम व्यक्ति उसको भी मिले, तभी जाकर खेल भावना का विकास इस देश में होगा, खेल की संस्कृति का विकास होगा, और जब खेल की संस्कृति का विकास होगा तो पदक मंच तक का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। बिल्कुल सही बात आपने कही, और जो राजपाल जी ने भी कही थी बात कि वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप अगर इस तरह से 4 गांवों से निकाल के 4 आधार टैलेंट सामने लाके खड़ा कर देते हैं तो चीजें बेहतर नजर आएंगी। राजपाल जी को जोड़ना चाह रहे हैं आप? राजपाल सिंह जी। जी, आपकी ना आवाज बहुत कम हो गई है। आवाज कम हो गई है? स्पोर्ट्स वजह आखिरी के बीच के पन्नों में होती है तो आवाज कम आ रही है। अब आ रही है ठीक साहब? अब आई? जी आ रही है। जी, मैं ये कह रहा हूं कि आप अपनी आवाज जोड़ना चाहते हैं, जो आपने कहा कि टैलेंट सर्चिंग जो है वो पहली चीज है, वो प्राइमरी चीज है, और उसके बाद उत्साह, प्रोत्साहन समाज में, उसके लिए एक दृष्टि, वो तमाम सारी चीजें जब जुड़ती हैं तब आप पदक लाते हुए दिखाई देते हैं। जी, कुछ कहना चाहते हैं आप, जोड़ना चाहते हैं राजपाल जी? जी, क्योंकि अगर हम टैलेंट भी हंट करेंगे लेकिन मेहनत बड़ी जरूरी है। मुझे अभी नरूला जी ने जो बात की, मुझे तो याद आ गया, मैं हर एक को बोलता होता हूँ, शायद थोड़ा पंजाबी में आपको समझ आ जाएगा। बिल्कुल वही तड़का लगाइए, आप पंजाबी तड़का लगाइए जी। मिर्गा तेरे अंदर ही कस्तूरी हुंदी है, हर काम विच मेहनत बड़ी जरूरी हुंदी है। कस्तूरी जो है मिर्ग के अंदर ही होती है जी। सूरज कदे भी कणियां दे विच भेजदे नहीं हुंदे। मैं ये पीवी सिंधु को बोलता हूं कि अगर एक मैच हार भी गए कोई बात नहीं, सूरज कभी भी अंधेरियों में, बारिशों में भीगते नहीं है। आपके पास कल एक और मौका है, आप वो अपना 100% दे और मेडल, पदक हमारे देश के लिए लेके। जसविंदर, मैं आपके पास आना चाहता हूं, और जो फिजा बनाई राजपाल जी ने, जो उसमें जो झंडा उठा के ऊपर तिरंगा लहरा दिया, अब तो मुझे लगता ही नहीं, मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। जसविंदर उसमें स्वर कुछ मिला ही देंगी और कल के लिए, मैच के लिए कुछ गुनगुना देंगी, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। जसविंदर? मैं जरूर गाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये जो बात चल रही थी, मैं उसके बारे में कहना चाहूंगी थोड़ी सी बात, कि हो तो मैं संगीत से, लेकिन हमारे संगीत क्षेत्र में हम लोग आए दिन बहुत सारे टैलेंट लेकर आ रहे हैं। भले वो गाने में हो, भले वो डांस में हो, बजाने में हो, बहुत टैलेंट आ रहे हैं और उसको बहुत जो है प्रोत्साहन मिल रहा है। इसी प्रकार बहुत जरूरी है खेल प्रतियोगिताओं के लिए भी हमारे देश में जसविंदर, बहुत ही बढ़िया बात, बहुत खूब, और बेहतर हो।
बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर बात आपने कही, बहुत सुंदर बात और कही। इसके साथ साथ मैं कहूंगी कि आज वो वक्त नहीं है कि हम इसके बारे में चर्चा करें। हम आज बैठे हैं अपनी बहनों को, नारी शक्ति को और हिम्मत देने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए। तो मैं एक बार फिर 2 लाइनें अपने गाने की गाऊंगी आपके लिए कि कोई हीरो यहाँ, कोई जीरो यहाँ, कोई स्टार है, कोई बेकार है, कोई हीरो यहाँ, कोई जीरो यहाँ, कोई स्टार है, कोई बेकार है। मैं कौन हूँ, तुमसे मैं क्या कहूँ, है सच तो ये दोस्तों। You're the best, you're the best, you're the best, yes you are the best, you're the best, you're the best, you're the best। मुझे पूरी आशा है मेरी बहनें जो भी एक मीराबाई जी जिनको मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ, उसके बाद पीवी सिंधु जी जो अभी खेलने वाली हैं फिर से, वो बिल्कुल हिम्मत ना हारे, वो जरूर जीतेंगी। मेरा ये मानना है कि आप जिस हौसले के साथ आप गए हैं, हम पूरा मुल्क आपके साथ हैं, आपके पीछे है। कमलप्रीत लवलीना, मैं बहुत बहुत आप लोगों से आशाएं रख रही हूं और मुझे मालूम है हमारा पूरा मुल्क आपसे आशाएं रखता है। आप जरूर जीतेंगी और खूब अच्छे से खेलिएगा, अपने मुल्क का नाम रोशन करके आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जसविंदर, जब आपका ऊपर वाला स्वर था जो आपने इसमें खींचा और लगाया, स्वर लहरी जब आई गूंजी, तो यकीन मानिए कि वो ही खिलाड़ी की रिदम होती है। वो वहां तक गया और उसको जरूर, उस रिदम को जरूर कल एक चमत्कार होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। वो सारे लोग कभी कभी जिसके तरफ मलय इशारा कर रहे थे, थोड़ा सा लक, मुझे उम्मीद है कि वो आपका जो स्वर है, जो गूंजा है, वो वहां तक जाएगा और उन्हें उस मुकाम तक खड़ा उनके साथ। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारे पूरे मुल्क की तरफ से, हमारे पूरे हिंदुस्तान की तरफ से, भारत की तरफ से। हमारी बेटियों को, ये हमारी जो प्यारी बेटियां जो गई हैं मेहनत करके, इनकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। मैं जब भगवान, मैं वो उस तरफ आपकी तरफ एक बार आपका पास भी आना चाहूंगा। कुछ कहना चाहते हैं? खासतौर से मेडल तो मुक्केबाजी में भी लगभग तय है, कुछ कहना चाहते हैं या कुछ और आशाओं के साथ? जय भगवान जी। प्रतीक भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही कृष्णा पुनिया जी ने कहा कि डिस्कस थ्रो, उनके अलावा अभी ओलंपिक्स में जाके हमारा अच्छा बेस्ट किया है, तो डिस्कस थ्रो ने कृष्णा पुनिया जी को विधानसभा तक पहुंचा दिया है। हरियाणा में हमारे संदीप सिंह जी को स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना दिया है। दिल्ली के अंदर संसद में पहुंचा दिया है गौतम गंभीर को। तो हमारी जो स्पोर्ट्स पर्संस की आवाजें उठाने के लिए आप विधानसभा तक पहुंच गए हैं, संसद तक पहुंच गए हैं। तो इस बात का कोई मतलब हम संदेह नहीं कर सकते कि आने वाले टाइम में हिंदुस्तान का स्पोर्ट्स ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा, क्योंकि हर खिलाड़ी की आवाज उठाने के लिए आप वहां तक पहुंच चुके हैं और हम उम्मीद भी करते हैं कि आपकी आवाज सुनी जाएगी और हिंदुस्तान के अंदर स्पोर्ट्स का जो फ्यूचर होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। जय भगवान जी, आपने जो बात कही है वो बिल्कुल सटीक है, इसको पॉलिटिकली करेक्ट कहते हैं। और मलय नीरव, इसमें मुझे लगता है कोई संदेह नहीं है, इन्होंने बिल्कुल राजनीतिक रूप से बिल्कुल सटीक और सही बात कही है। मलय, आप जोड़ना चाहते हैं कुछ? जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि जब तक भारत की आत्मा खेलों से नहीं जुड़ेगी, तब तक खिलाड़ियों को ओलंपिक हो या विश्व कप हो या कोई भी बड़ा टूर्नामेंट हो, वहां तक पहुंचने का उनका रास्ता दुरूह बना रहेगा। और भारत की आत्मा को जोड़ने के लिए एक लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती हैं कि कृष्णा पुनिया जी की तरह जो विधायिका को संभालती हैं और जो सांसद हमारे संसद को चलाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने बेड़ा उठाया है, अच्छे खेल मंत्री दिए हैं भारत को, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बहुत कम उम्र से ही हम तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम रियो के बाद फिर जब टोक्यो दस्तक देने लगे तब जागें, फिर टोक्यो के बाद जब दूसरा कोई ओलंपिक दस्तक देने लगे, सोल दस्तक देने लगे, तब हम जागे। हमें अब अपनी आंखें खोलनी है, खेल को आगे बढ़ाना है, खिलाड़ियों के हौसले बुलंद करने हैं, और हार और जीत पर यह फैसला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो मैं आपकी बात से सहमत हूं और किसे क्या नहीं। बिल्कुल सहमत हूं, हार और जीत से तो फैसला होता ही नहीं है। ट्रैक बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किस रास्ते पे चढ़े और कैसे दौड़ रहे, रास्ता कौन था। कृष्णा पुनिया जी, आपकी बात बहुत महत्वपूर्ण है, सब लोग जिक्र आपका कर रहे हैं।
जी, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगी, जैसा जसविंदर जी ने कहा कि कंपटीशन बहुत जरूरी है, और बिल्कुल ये आपके कला क्षेत्र में, जिसमें आप संगीत की बात की, डांसिंग की बात की, उसमें बदलाव आए। और निश्चित तौर पर इसी नीति का मैंने भी मेरी पहले की इस वार्ता में कहा कि हमें टैलेंट सर्च करना पड़ेगा और स्कूलों में इसे लागू करके कॉम्पिटिशन ज्यादा लेकर आने पड़ेंगे। दूसरा, मेरे साथी खिलाड़ियों ने, जैसे राजपाल जी ने और जय भगवान ने कहा कि मैं अभी पॉलिटिक्स में, निश्चित तौर पर मैं खिलाड़ी पहले हूँ, और जैसा प्रतीक जी आपने कहा कि मैं पहले खेल वाला पृष्ठ पढ़ता हूँ, ठीक उसी तरीके से मेरी भी प्राथमिकता वही है आज भी, वैसे से मैं पॉलिटिक्स में हूँ। लेकिन पॉलिटिक्स में आने के बाद मैं राजस्थान की बात कर सकती हूँ। राजस्थान में हमने इसे राजस्थान में पहले कुछ जॉब नहीं थी खिलाड़ियों के पास, और ये पहली दफा है जब हम 180 खिलाड़ियों को सीधे तौर पर नियुक्ति खेल कोटे से दे चुके हैं, जिनमें डीएसपी का भी जिक्र किया, वन विभाग के अधिकारी का भी जिक्र किया साथी खिलाड़ी ने। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि गांव तक ले जाने वाली बात है, तो उसमें भी हमने मेजर ध्यानचंद जी के नाम से टूर्नामेंट शुरू कर रहे हैं, जो पंचायती राज से शुरू करके, पंचायत हेडक्वार्टर से शुरू करके ब्लॉक पे लेकर आना, डिस्ट्रिक्ट पे लेकर आना, स्टेट पर लेकर आना। और खुशी की बात है कि एकमात्र ऐसा स्टेट है जो स्टेट मेडलिस्ट को भी प्राइज मनी दे रहा है। बहुत अच्छी बात, हमारी बात बधाई हो, जो माननीय बहुत बधाई हो। महोदय, और यही शायद आवाजें सुनने वाले थे, हम लोग यही बात सुनना चाह रहे थे। लेकिन मैं प्रोग्राम के एकदम अंत में आऊं, और मेरे जैसा बेसुरा व्यक्ति बोले वो अच्छा नहीं लगता। जब सुरीले लोग बैठे हो प्रोग्राम में, तो मैं चाहूंगा कि वो सुरीले अंदाज में ही खत्म हो। ये बेसुरे आवाज से बेहतर है कि वो सुरीला आवाज से उसको बधाई दी जाए। जसविंदर, मैं चाहूंगा कि कुछ गुनगुना दें और कल के लिए मुहूर्त बना दें। जसविंदर जी जी, मैं तो एक्चुअली अब सोच रही हूँ कि मैं उनके लिए क्या गाना गाऊं, कैसा ऐसा गाना गाऊं जो 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 उनके बिल्कुल बधाई आप अगर आप सुरीले में कह देंगे तो वही बन जाएगा। मैं तो बस चाह रहा था कि आप ही बोले बधाई बधाई हो। वाह, अच्छा, क्या बात है। ठीक है, पर मुझे अब आपने मेरी बात रख ली, आपने बात रख ली, और बात रखने के साथ कलाकार का एक मूड होता है, उसके अनुरूप चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जसविंदर, थैंक यू सो मच, जो हमारे पैनल पे तमाम सारे लोग जुड़े। और उम्मीद करते हैं कि ये चर्चा सिर्फ यही नहीं खत्म होगी। 29 तारीख जब स्पोर्ट्स डे होगा, उससे भी आगे बात बढ़ेगी और दूर तलक जाएगी। आज अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर होगी मुलाकात, बने रहिए हमारे साथ।